हेलो साहब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चलती होगी। आज हम लोग फिर 9 जनवरी का जो करंट अफेयर है उसके साथ आए हैं और हमें उम्मीद है कि आप पिछले जितने भी करंट अफेयर का वीडियो होंगे वो सारे आप देखे ज़रूर होंगे। अगर देखे होंगे तो आपके लिए एक सवाल छोड़ करके जाते हैं और आपको इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अभी हाल ही में भारत ने किस देशों के साथ एक समझौता किया है जिस समझौता के तहत अगले 10 वर्षों तक 10,000 मेगावाट की बिजली भारत को वो देश समर्पित करेगा। तो वो देश कौन सा है, नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए साहब, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का। तो पहला सवाल हमारा होगा कि हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। 70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा टाटा पावर ने किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा साहब, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, M.K. स्टालिन। कौन है, M.K. स्टालिन है। याद रखेंगे साहब। अब देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ जो डिस्क्रिप्शन है थोड़ा सा। अभी हाल ही में तमिलनाडु के सालेम सागो को क्या मिला है, GI टैग। GI टैग क्या होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन। अगर जिस भी वस्तु को मिल जाती है तो उस वस्तु की स्वच्छता और शुद्धता की एक प्रमाण होती है और उससे क्या होता है कि वस्तुओं की बिक्री भी बढ़ जाती है। इसके अलावा याद रखेंगे स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप जो है वो चेन्नई में तमिलनाडु में हुआ था। पहला पार्वो वायरस तमिलनाडु में मिला, इस बात को याद रखेंगे। जल्लीकट्टू कार्यक्रम महोत्सव जो है सो तमिलनाडु में अभी हाल ही में मनाया गया है। यह बातें आपको पिछले करंट अफेयर में भी बताए हैं। तमिलनाडु के CM कौन है, M.K. स्टालिन है। इस बात को याद रखेंगे। तमिलनाडु में भारत का सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी अवस्थित है, कन्याकुमारी। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है साहब। तमिलनाडु में ही आपको पता है नीलगिरी की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी है। और नीलगिरी की पहाड़ी जो है ना ये दिखने में नीला दिखता है। और नीला किसके कारण दिखता है, तो चारको लाइट की प्रधानता के कारण। चारको लाइट की प्रधानता के कारण ये पर्वत जो है सो नीला दिखता है। इस बात को याद रखेंगे। पालनी की पहाड़ी कहाँ है, ये भी तमिलनाडु में है। सेवराय की पहाड़ी पूछा जाएगा, सेवराय की पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में है। इन सारी बातों को याद रखेंगे। नीलगिरी जो पर्वत है इस पर एक जनजाति निवास करती है। इस जनजाति का क्या नाम है, टोडा जनजाति। क्या बोलेंगे हम लोग, टोडा जनजाति। इतनी बातें हम लोगों को याद रखना है तमिलनाडु से। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल होगा कि हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 कहाँ शुरू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा साहब गोवा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोवा। गोवा की बात आई तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया जिसका क्या नाम है, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, तो मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका निधन हो चुका है। और दाबोलिम अगर पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है तो वो भी क्या बोलेंगे हम लोग, गोवा में है। गोवा की पणजी किस शहर के, किस नदी के किनारे है, क्या बोलेंगे हम लोग, मांडवी नदी के किनारे है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए और भी गोवा से जुड़ा हुआ जो पॉइंट्स है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। इस बात को याद रखेंगे। अब महोत्सव की बात आई है तो हम देख लेते हैं कौन सा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। बोनालू महोत्सव ये तेलंगाना में, बन्नी महोत्सव आंध्र प्रदेश में, नुवाखाई महोत्सव उड़ीसा में। गोवा के काजू को क्या मिला है, GI टैग मिला है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ मनाया गया, गोवा में मनाया गया। गोवा सरकार सरकारी अस्पताल में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया गया। वैसे व्यक्ति IVF ट्रीटमेंट वैसे व्यक्तियों के लिए किया जाता है, वैसी महिलाओं के लिए किया जाता है जो जिसमें बांझपन की शिकार होते हैं, या जिस पुरुषों में शुक्राणु का बनना बंद हो जाता है, नहीं बनता है, तो उनकी पत्नियों में, वैसे महिलाओं में IVF टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। और इसको पूरे सरकारी अस्पताल में क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। बहुत महंगा, बिहार में बहुत महंगा ये प्रोसीजर है, बहुत महंगा है, लाखों लाख रुपया इसमें खर्च होता है, जबकि गोवा सरकार इसको फ्री कर दिया। बहुत बढ़िया काम हुआ, सरकारी अस्पताल में इसको फ्री किया गया है। चलिए साहब अगला साहब क्या है, हाल ही में किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का रिकॉर्ड बनाया है। मतलब एक ही मंच पर कई भाषाओं में
कई भाषाओं में गीत गा करके इन्होंने रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। एक ही मंच पर एक ही रात में एक ही जगह से कई भाषाओं में इन्होंने गीत गा दिया और ये रिकॉर्ड हासिल कर लिया। और ये कौन है साहब? सुचेता सतीश। कौन है? सुचेता सतीश। चलिए साहब, ये आंसर याद रखेंगे। चलिए साहब, इसके अलावा अगला सवाल है भारत का सबसे बुजुर्ग भालू बबलू का निधन कहाँ हो गया? देखिए, भालू का अमूमन जो होता है ना, जो जीवन काल होता है वो 25 से 30 वर्ष का होता है। 25 से 30 वर्ष का होता है। तो अभी भारत का सबसे बुजुर्ग भालू जिसका नाम था बबलू, इस बबलू का निधन हो गया कितना वर्ष की अवस्था में? 36 वर्ष की आयु में हो गया। 36 वर्ष में हो गया। होता है 25 से 30 वर्ष ही, लेकिन ये 36 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हुई। लंबा जिया और इसे भारत सरकार जो है सो संरक्षण करके, मतलब कैद करके के रखा हुआ था। तो अभी इसका निधन हो चुका है। कहाँ हुआ है? तो भोपाल में हुआ है। कहाँ हुआ साहब? भोपाल में हुआ। भोपाल के मुख्यमंत्री, भोपाल कहाँ की राजधानी है? मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है साहब? इस बात को आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिखना। कई बार हम बोल चुके हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है साहब। चलिए नेक्स्ट हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी लिखा है? किसने अपनी आत्मकथा है? तो ये पुस्तक के काफ़ी अभी चर्चा में भी रहा है। मनोज मुकुंद नरवणे जो पूर्व सेनाध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने ये अपनी आत्मकथा को लिखा है और ये भी चर्चा में भी रहा है। कई जगह इन्होंने सरकार की जो नीतियां थी उनके बारे में भी लिखा है। सरकार की कहाँ फेल्योरी थी, कहाँ सरकार फेल की थी, कहाँ सरकार सच को छुपाई थी, कहाँ सरकार बेहतर रही थी, इन सारी बातों को भी इन्होंने लिखा है। चलिए साहब, अब बात आ गई पुस्तक की। तो हाल ही में लिखी गई जो पुस्तकें कुछ हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्विंकल खन्ना ने एक पुस्तक लिखी है जिसका क्या नाम है? वेलकम टू पैराडाइज। वेलकम टू पैराडाइज। ट्विंकल खन्ना का नाम सुनते होंगे, जो हीरोइन है। राकेश पाठक, ये सिंधिया और 1857 की क्रांति। मतलब इस पुस्तकों में 1857 की क्रांति में किस प्रकार से भारतीयों के साथ सिंधिया परिवार जो था, सिंधिया शासक जो था, वो भारतीयों के साथ धोखा किया था, अंग्रेजों से मिला हुआ था, अंग्रेजों का समर्थन किया था, इस बातों को लिखा गया है। मनोज सिन्हा, वॉरियर ऑन द व्हील चेयर टू पद्मश्री ये पुस्तक लिखे हैं। अशोक टंडन, रिवर्स स्विंग ये पुस्तक लिखे हैं। इतना पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला है कि हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटक स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश? इसका मतलब ये हुआ कि श्रीलंका में इस वर्ष में 2023 में सबसे अधिक पर्यटक किस देश से गया था घूमने के लिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना भारत। अपना भारत। और अभी आपको हाल ही में बताया कि मालदीव में भी सबसे अधिक पर्यटक जो जाता था, 90% पर्यटक वो कहाँ के? भारत के ही जाया करते थे। चलिए साहब नेक्स्ट हमारा सवाल हो जाएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं श्रीलंका से जुड़ा हुआ चीज़ें। भारत एवं श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास हुआ। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धने हैं। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रानी विक्रमसिंघे हैं। फीफा जो है ना, वो श्रीलंका के फुटबॉल संघ को प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब क्या किया? प्रतिबंध को हटा दिया है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी पहले कोलंबो हुआ करती थी, अभी भी वो आर्थिक राजधानी है। और वर्तमान राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनेपुरम। याद रखिएगा साहब। नेक्स्ट हमारा सवाल हो जाएगा, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का परीक्षण किया? इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग सैटेलाइट को छोड़ते हैं तो ये 4 भागों में बटा होता है। 4 भागों में ये सैटेलाइट बटा होता है और ऊपर का जो भाग होता है इसमें हमारा सैटेलाइट होता है, बाकी में फ्यूल वगैरह जो भी होता है ये सारे इसमें रहते हैं। और जब ये अंतरिक्ष में जाता है तो एक एक करके ये भाग जो है ना टूट करके बाहर निकलते जाता है और लास्ट में ये बच जाते हैं। ठीक है, और इसी में हमारा सैटेलाइट होता है। सैटेलाइट होता है या रोवर जो भी होता है, रोवर वगैरह। ये जब अंतरिक्ष में चला जाता है तो फिर बाद में जा करके ये कवर जो है ना ये हट जाते हैं और ये कवर हट जाते हैं और हमारा सैटेलाइट कहाँ चला जाता है? अंतरिक्ष में चला जाता है। अब ये जो कवर हट गया ना तो अंतरिक्ष में क्या करता है? ये भी चक्कर लगाना शुरू कर देता है।
ठीक है, जबकि इसका कोई काम नहीं होता है। इसको हम लोग अंतरिक्ष कचरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंतरिक्ष कचरा। और ये भी चक्कर लगाना शुरू कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि ये हमारे सैटेलाइट से ही टकरा जाते हैं और हमारा सैटेलाइट काम करना बंद कर देता है। तो इस जो अंतरिक्ष कचरा है ये हार्म पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, जैसे हमारा जो करोड़ों का प्रोजेक्ट है वो काम करना बंद कर देता है। तो अब भारत सरकार क्या, इसरो ने एक टेक्नोलॉजी स्थापित किया है कि जो क्यों ना जो ये कचरा जो है ना, जो अंतरिक्ष में घूम रहा है, इसका भी हम प्रयोग कर लें, ताकि एक तो ये हो जाएगा कि हमारा अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट है वो भी बच जाएगा और ये जो कचरा है इसका भी यूज हो जाएगा। तो इसी पर परीक्षण के लिए इन्होंने पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का क्या किया, परीक्षण किया है, ताकि इस कचरा का प्रयोग हो पाए। तो किस रॉकेट से किया है ये पूछा जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? PSLV-C-58। PSLV-C-58। तो चलिए साहब, बात आई इसरो की। इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है? इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका। इसकी स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस स्वामीनाथन है, याद रखेंगे। अब कौन कौन सा सैटेलाइट कब भेजा गया और किससे भेजेगा, याद रखेंगे। PSLV-C-54, इससे INS-2V सैटेलाइट भेजा गया और ये कहाँ का सैटेलाइट था? भूटान का था। एक्चुअली है कि सब देशों के पास ना अपना अंतरिक्ष केंद्र नहीं है, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी टेक्नोलॉजी और काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। लेकिन सैटेलाइट तो सभी देशों को चाहिए, मौसम की जानकारी के लिए और भी तरह तरह की चीज़ों के लिए, सब उसको भी चाहिए। लेकिन अंतरिक्ष केंद्र उसके पास नहीं है। तो वो सारे देश क्या करते हैं, जिस देश के पास अंतरिक्ष केंद्र होता है ना, तो वो अपने भाड़े पर सैटेलाइट को क्या करते हैं? ऊपर भेजते हैं, और बदले में जो खर्च होता है वो उस देश को देते हैं। मुनाफा जो होता है उसके साथ जो भी देश लेते हैं उस हिसाब से। समझ में आया कि नहीं है? जैसे सीधा समझिए कि 4 चक्का तो अभी भी भारत में सबके पास नहीं है। जिसको 4 चक्का की आवश्यकता पड़ती है वो क्या करते हैं? भाड़े पर लेते हैं और बदले में पैसे देते हैं। उसी तरह से हम लोग भाड़ा में इसको भेजते हैं। तो ये जो था ना, PSLV-C-54 रॉकेट से INS-2V सैटेलाइट हम ऊपर भेज दिए थे। और किसका ये सैटेलाइट था? भूटान का था। PSLV-55, इससे टेलियोस 2 भेजे थे हम लोग सैटेलाइट। ये किसका है? सिंगापुर का है, और ये पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है। PSLV-C-56, ये OSSAR, ये भी कहाँ का है? ये सिंगापुर का सैटेलाइट था, इसको भी भेज दिए हम लोग। PSLV-C-57, इससे आदित्य L1, जो अभी हाल ही में पूछा गया था कि आदित्य L1 को कहाँ पर सेट किया जाएगा, तो L1, L2, L3 करके दिया हुआ था, तो आंसर हो जाता L1, आदित्य L1, जो अभी हाल ही में 2 दिन पहले हम लोग हमारे मिशन जहाँ पर इसको स्थापित करना था वहाँ पहुँच भी गया है। PSLV-C-58 XPOSAT सैटेलाइट, इसको भेजा गया। SSLV-D2 EOS जानूस 02 और आजादी सेट, ये सारे को भेजा गया। मतलब SSLV-D2 से ना EOS ये सैटेलाइट अलग हो गया, जानूस 01 ये अलग सैटेलाइट हो गया, और आज़ादी सेट 2 जो स्कूली बच्चों के द्वारा तैयार किया गया था और ये भारत का सबसे छोटा सैटेलाइट था, इसको भेजा गया था SSLV-D2 से। चलिए, बात आई इसरो की। तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो एस स्वामीनाथन। कौन है? एस स्वामीनाथन। चलिए साहब, और इसके अलावा हमारे रक्षा विभाग से संबंधित एक और संस्था है जिसका नाम है DRDO। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1958 ईस्वी में, और इसके अध्यक्ष कौन है? वी समीर कामत। चलिए साहब, ये हो गया। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि DRDO का पूर्ण रूप क्या होता है। DRDO का पूर्ण रूप क्या होता है। चलिए साहब, अगला है कि 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का अवार्ड दिया गया है? किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का अवार्ड दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा साहब एपेनहेमियर। कौन हो जाएगा? एपेनहेमियर हो जाएगा इसका आंसर। ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है 2024 का, तो काफ़ी फेमस है, याद रखेंगे। इसका आयोजन कहाँ हुआ? कैलिफोर्निया में। याद रखेंगे कैलिफोर्निया कहाँ है? USA में है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? विलियम मर्फी को मिला, एपेनहेमियर के लिए ही मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? लिली ग्लेस्टोन को मिला, किलर ऑफ द फ्लावर के लिए मिला। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए साहब, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम नाम से कहाँ शुरू किया गया? तो देखिए, ये देश की पहली है
स्वस्थ और स्वच्छ मतलब शुद्ध भी होना चाहिए, और स्वस्थ मतलब हुआ हेल्दी भी होना चाहिए। तो ऐसे के लिए उज्जैन के जो मंदिर है वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था शुरू की गई। और यहाँ पर जितने भी जंक फूड हैं वहाँ पर क्या कर जाएगा, प्रतिबंध। जैसे कि जंक फूड कुरकुरे वगैरह हो गया, या इस तरह के जो जंक पैकेट में जो खाने के लिए आते जो भी चीज़ें, समोसा वगैरह हो गया, या फिर इस तरह के जो मतलब तेलपक चीज़ होते हैं, इस सारे पर प्रतिबंध लगाया गया। और यहाँ पर जो प्रसादम के रूप में दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, हेल्दी फूड दिया जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और ऐसे जो केंद्र है पूरे भारत में 100 केंद्र बनाने की लक्ष्य है भारत में। तो बात आई उज्जैन में शुरू। उज्जैन कहाँ है साहब, एमपी में। और उज्जैन में आपको पता है कि महाकुंभ का आयोजन होता है, महाकुंभ का आयोजन होता है। उज्जैन किस नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी के किनारे। और महाकुंभ का आयोजन भी कहाँ होता है, क्षिप्रा नदी के किनारे होता है। इतना पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अब देखिए, क्योंकि ये प्रसादम से जुड़ा हुआ था तो याद रखेंगे तमिलनाडु के पंचमित्रम प्रसाद जो था, पंचम अमृतम लिखेगा, पंचम अमृतम प्रसाद जो था इसको भी जीआई टैग दिया गया है। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब ये भारत में शुरू किया, क्योंकि पहला था ये इस तरह का योजना। तो पहला जो योजना होता है उसको हम लोग लिख दिए हैं। पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब ये भारत में शुरू किया गया है। पोर्टेबल मतलब समझते हैं, जो अस्पताल एक जगह से अस्पतालें चलना शुरू कर देगा, मरीज अब अस्पताल नहीं आएगा बल्कि अस्पतालें मरीज के पास पहुँच जाएगा, ऐसा अस्पताल को पोर्टेबल अस्पताल कहते हैं। दुनिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट अगर पूछा जाएगा कि कलोल कहाँ पर है, ये गुजरात में है। तो ये पहला वाला जो शब्द होता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा, काला जीरा चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखेंगे आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसा। अभी उड़ीसा के 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। अब कौन कौन सा है देखिए, काला जीरा चावल है, डोंगरिया कौंद सॉल है, सॉल चादर जिसको बोलते हैं, खजूरी गुड़ा ये एक प्रकार की मिठाई है, देकनाल माजी ये भी मिठाई है, सिमलीपाल काई चटनी अभी कल भी बताए थे हम लोग, ये चिट्टी से बना हुआ चटनी है, कांडे मोटी बैंगन इसको जीआई टैग दिया गया है, और लौंजिया शौरा पेंटिंग ये पेंटिंग है उड़ीसा का, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। अब देखिए काला जीरा चावल पूछा है तो बोले हैं उड़ीसा, लेकिन यही पूछा जाएगा ब्लैक राइस यानी काला चावल, केवल काला चावल अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, मणिपुर। क्या बोलेंगे, जिसके पास मनी रहेगा वही क्या खरीदेगा, काला चावल खरीदेगा। लेकिन काला और जीरा इसमें जोड़ दिया जाए तो उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, ये बातें हम लोगों को ध्यान में रखेगा। अगर याद बोला जाएगा कि कड़कनाथ मुर्गा जिसे जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है, तो एमपी से संबंधित है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए साहब, बाकी बिहार के जो भी प्रोडक्ट हैं आपको हम लोग बताए हुए हैं। अगला है कि हाल ही में बांग्लादेश में हुए चुनाव में शेख हसीना कितनी बार जीत हासिल की हैं? तो इसका आंसर हो जाए साहब, बांग्लादेश की बात आ गई तो याद रखेंगे कि शेख हसीना जो है ना ये 5वीं बार जीत हासिल की, और ये दुनिया की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाली महिला बन चुकी है। दुनिया के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाली महिला बन चुकी है। इतनी लंबे समय तक कोई भी महिला प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में नहीं बनी है। तो याद रखेंगे शेख हसीना कहाँ से संबंधित है, बांग्लादेश के। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है, टका। क्या नाम है, बांग्लादेश का टका। यहाँ की राजधानी कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, याद रखेंगे। बांग्लादेश के बीच हम लोग, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन सी ट्रेन चलती हैं, तो क्या बोलेंगे, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। ये बातें याद रखेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 नदी विवाद याद रखिएगा, तीस्ता नदी विवाद ये याद रखेंगे, और कुशियारी नदी विवाद। ऐसे इसको भी अब सुलझाने का प्रयास बहुत हद तक हो चुका है, ये याद रखेंगे। बात आई तीस्ता नदी की। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो सिक्किम के चोलामो झील से। और चोलामो झील की बात आई तो याद रखेंगे कि चोलामो झील जो है ना भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, सबसे
ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो वो चोलामो झील है। कौन सा झील है? चोलामो झील है। चलिए साहब, इतना पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा सवाल हो जाएगा कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कारण अपने 3 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है? तो अगर आप लोग कल हमारे जो वीडियो हमारा डाला गया था भारत और मालदीव विवाद के बारे में, अगर वो आप देखे होंगे तो आपको पूरी जो है सो शुरू से लेकर करके वर्तमान तक की स्थिति पता चल गई होगी। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर जा कर के देखें, आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि भारत और मालदीव के बीच में आखिर चल क्या रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। और आज की बात हम बता रहे हैं कि अभी तक में मालदीव जाने वाले जो पर्यटक थे उनमें से तो मालदीव जाने वाले जो पर्यटक थे उन पर्यटकों में केवल आज 3 लाख पर्यटक अपना जो है ना टिकट कैंसिल करवा लिए हैं। और इतनी भारी नुकसान उसके पास हो रहा है मालदीव के पास, जिसके कारण अब क्या हो गया कि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं जो इंडिया आउट का नारा दिया था मोहम्मद मुइज़ो, वो भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि हम भारत की यात्रा करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। हम बोले अभी अस्थिर रह, बहुत हो गया, पहले थोड़ा सीधा कर देते हैं तब थोड़ा बुझावेगा कि कैसे तुम नाटक करता है। इंडिया आउट, इंडिया आउट बुझा जाएगा, इंडिया आउट कि मालदीव आउट, सब बात बुझा जाएगा। तो वो अभी मोहम्मद मुइज़ो जो है ना वो प्रस्ताव रखा कि हम इंडिया आना चाहते हैं। हम लोग बोले एकदम अभी उधरे रहा, इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया आउट, इंडिया को आउट करेगा मालदीव इन, इंडिया आउट मालदीव इन, हाँ ये कैसे होगा? और इसके साथ ही अभी 2 घंटे पहले की बात आपको बताते हैं कि मोहम्मद मुइज़ो जो सरकार है उसके खिलाफ जो विपक्षी हैं और विपक्षी के साथ साथ उन्हीं के एक मंत्री जो है ना उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिए हैं और कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ इस राष्ट्रपति को हटाने के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो सारे संवैधानिक तरीका अपनाएंगे, क्योंकि किसी भी पड़ोसी देश के साथ इस प्रकार का बिहेव और वो पड़ोसी देश जो हमारे पार्टनरशिप है जिससे हमें फ़ायदा होता है उसके साथ इस तरह से बिहेव बर्दाश्त मालदीव नहीं करेगा। तो इसके खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो आपको हम लोग अप टू डेट करते जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।